Good morning, students. Surinder Nagia, faculty in chemistry from Calvin Institute, again here for you with the topic of Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction is very important and favorite reactions for examiner in competitive exam for medical or engineering. किसी भी लेवल का एग्जाम हो उसमें राइमर-टाइमन रिएक्शन से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम राइमर-टाइमन रिएक्शन के इंट्रोडक्शन, उसका मैकेनिज्म, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल और कुछ अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल कंप्लीटली डेप्थ के साथ देखेंगे। आज मैं आपको राइमर-टाइमन रिएक्शन के बारे में लेवल वाइज सिखाऊंगा। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल आप वीडियोस में नेक्स्ट टू नेक्स्ट सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। इनिशियल लेवल आप बोर्ड लेवल के हिसाब से या मेन एग्जाम या नीट एग्जाम के हिसाब से देख सकते हैं, और सेकंड लेवल के जो नेक्स्ट लेवल होंगे वो जो एस्पायरेंट आईआईटी के हैं या जो एम्स एस्पायरेंट है वो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं राइमर-टाइमन रिएक्शन में। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लेता हूं। Reimer-Tiemann reaction introduction. Alkaline solution of phenol react with chloroform at 60 degrees Celsius to give mixture of orthohydroxybenzaldehyde and para-hydroxybenzaldehyde. After acidification, ortho product is major product. This reaction is known as Reimer-Tiemann formylation. अल्कलाइन सॉल्यूशन फिनोल का लेकर के, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें मिक्सचर मिलता है दो एल्डिहाइड का, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस मिक्सचर में एसिडेशन करने पर जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमें ऑर्थो कंपाउंड मिलता है। इस रिएक्शन को हम राइमर-टाइमन फॉर्माइलेशन बोलते हैं। फॉर्माइलेशन ये बोला जाता है कि इसमें फॉर्मिल ग्रुप, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में हम फिनोल का रिएक्शन एल्कली मीडियम में NaOH में क्लोरोफॉर्म के साथ ClCl3 के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, और उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन किया जाता है एसिडिक मीडियम में। तो इस रिएक्शन से हमें इसके और पैरा पोजीशन पर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिक्सचर मिलता है। प्लस ये हमारे पास ऑर्थो, CHO के ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है। और साथ में हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है। इसमें हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का जो मिक्सचर मिलता है उसमें 37% जो मेजर होता है, 37% हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है, और 6 to 9% हमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है। इसके अलावा बाकी सॉल्यूशन के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं क्लोरोफॉर्म और बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ फिनोल रिमेनिंग रहता है इसके अंदर। 37% ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे कॉमनली, इसका कॉमन नेम काफी फेमस है, सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। तो जब हम फिनोल को एल्केलाइन मीडियम में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो दो एल्डिहाइड का हमें मिक्सचर मिलता है, ऑर्थो और पैरा आइसोमर।
इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एज ए मेजर कंपोनेंट मिलता है 37 डिग्री सेल्सियस पर, जिसको सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। रिएक्शन में CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि फॉर्मिल ग्रुप होता है, इसीलिए इसको हम रायमर-टायमान फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं, रायमर-टायमान फॉर्मुलेशन। इनमें सेपरेशन किस टाइप से होता है, इन सब कंपोनेंट को हम सेपरेट कैसे करते हैं, ये देखते हैं हम रायमर-टायमान रिएक्शन में। आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हमको करना हो तो इसमें हमारे पास ये मिक्सचर होता है, जैसे मैंने बताया कि अभी 37% हमने देखा था ऑर्थो आइसोमर बना था, और 6 to 9% हमारे पास पैरा आइसोमर बना था, और इसके साथ मैंने आपको बताया था बाकी इसके अंदर अनरिएक्टिव फिनोल रहता है और क्लोरोफॉर्म रहता है। तो जो इसमें आइसोलेशन होता है, तो सबसे पहले हम जो फर्स्टली जो इसके अंदर हम करते हैं वो डिस्टिल ऑफ करते हैं क्लोरोफॉर्म को। फर्स्टली डिस्टिल्ड ऑफ क्लोरोफॉर्म, पहले क्लोरोफॉर्म को सेपरेट कर दिया जाता है, डिस्टिल कर दिया जाता है। सेकेंडली हम एसिडिफिकेशन करके एसिडिफिकेशन जो किया जाता है वो डाइल्यूट H2SO4 मिला के किया जाता है। डाइल्यूट H2SO4 मिला करके हम एसिडिफिकेशन करते हैं, और इसके बाद हम इसका स्टीम डिस्टिल ऑफ करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन से स्टीम डिस्टिलेशन करने से जो ऑर्थो आइसोमर होता है वो फिनोल के साथ वेपोराइज हो जाता है, डिस्टिल्ड हो जाता है। तो स्टीम डिस्टिल्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो आइसोमर प्लस फिनोल, सैलिसिल्डिहाइड और फिनोल दोनों स्टीम डिस्टिल ऑफ हो जाते हैं, और रिमेनिंग जो हमारे पास पीछे रहता है, जो रेजिड्यू होता है हमारे पास, वो हमारे पास पैरा आइसोमर होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है। तो जो हमारे पास मिक्सचर हुआ, उस मिक्सचर जो मिला हमें, मिक्सचर में दो मेन प्रोडक्ट मिले, सैलिसिल्डिहाइड मिला और दूसरा पैरा आइसोमर मिला हमें, लेकिन उसके साथ जो होता है अनरिएक्टिव बहुत सारा फिनोल रह जाता है। तो हम आइसोलेशन जब प्रोडक्ट का करते हैं, सबसे पहले हम डिस्टिल ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म डिस्टिल ऑफ होता है, उसके बाद हम एसिडिफिकेशन करके स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन करने पर पहले ऑर्थो आइसोमर यानी कि सैलिसिल्डिहाइड फिनोल के साथ डिस्टिल ऑफ होता है, और पीछे जो रेजिड्यू रह जाता है उस रेजिड्यू में हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड रहता है। जब इस तरीके से हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, कि पहला पॉइंट ये बनता है कि भाई ये जो स्टीम डिस्टिल ऑफ हुआ है, जो पहले ऑर्थो गया है, ऑर्थो आइसोमर क्यों पहले डिस्टिल आउट हुआ है। तो ऑर्थो आइसोमर क्यों डिस्टिल आउट हुआ है, इसका रीजन हमारे पास है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ऑर्थो आइसोमर में पॉसिबल होती है, पैरा आइसोमर में पॉसिबल नहीं होती है। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन से हाई वोलेटिलिटी आ जाती है, हाई वोलेटाइल हो जाएगा ऑर्थो आइसोमर। ऑर्थो आइसोमर में हम अगर देखें तो सैलिसिल्डिहाइड के अंदर OH और OH की ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। 2 O के बीच में H आ जाने से इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी।
ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव होगी, बिकॉज ये आप देखेंगे तो 6 मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऐसा पॉसिबिलिटी जो होगा वो आपके पैरा आइसोमर के अंदर नहीं होगा। पैरा आइसोमर में CHO ग्रुप यहां होगा और ये काफी इससे दूर रहेगा। दैट इज द रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो आइसोमर इज मोर वोलेटाइल देन पैरा आइसोमर। इसलिए ऑर्थो आइसोमर फिनोल के साथ मिक्सचर की फॉर्म में डिस्टिल ऑफ हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि सपोज ये ऑर्थो आइसोमर फिनोल के साथ डिस्टिल ऑफ हो गया, तो फिर इस ऑर्थो आइसोमर को फिनोल से सेपरेट कैसे करें? तो सैलिसिल्डिहाइड को फिनोल से सेपरेट कैसे किया जाता है, अगर वो हम देखें तो उसको हम जो कर सकते हैं, तो फिनोल को जो सेपरेट कर सकते हो आप सैलिसिल्डिहाइड को, वो आप सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मिला के कर सकते हो। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड NaHSO3 मिलाने से ये सैलिसिल्डिहाइड के एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करके एक पेस्ट बना लेगा और पेस्ट को हम फिल्टर ऑफ कर देंगे, जिससे वो फिनोल से अलग हो जाएगा। तो इसका सेपरेशन जो किया जाता है, जो आपका सैलिसिल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड is separated from phenol by adding NaHSO3 सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ऐड करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, वो जिससे सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाता है। एज एग्जांपल, ये हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड होता है। अगर मैं इसका रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कर दूं, NaHSO3 से कर दूं, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके और पेस्ट बना देगा, सॉलिड फॉर्म बना देगा इसका, CHOH और SO3Na। ये जो हमारा है ये सॉलिड की फॉर्म में उससे अलग हो जाएगा। तो इस टाइप से ये फर्स्ट लेवल है, जो इंफॉर्मेशन है, जो इंट्रोडक्शन है, ये कि जो हमारा फिनोल होता है वो एल्केलाइन मीडियम में क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें सैलिसिल्डिहाइड देता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस राइज हुए। ये क्वेश्चन पहला ये राइज हुआ कि मोस्ट ऑफ फिनोल किसी भी राइमर-टाइमान रिएक्शन में अनरिएक्टिव रहता है, इसका क्या रीजन है? मोस्ट ऑफ फिनोल अनरिएक्टिव रहता है बिकॉज जो आप मेजर कंटेंट बना रहे हो वो भी 37% बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह होता है कि ऑर्थो आइसोमर जो होता है, सैलिसिल्डिहाइड होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो होता है, वही मेजर कंपोनेंट क्यों बनता है? तो इन क्वेश्चंस के आंसर देखने के लिए हमको इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड स्टेप हम देखते हैं डिटेल में इसका डेप्थ के साथ मैकेनिज्म, जिससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। राइमर-टाइमान रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर देखें हम, तो राइमर-टाइमान रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज द प्रोसीड थ्रू बाय अटैक ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल ऑन फिनोक्साइड न्यूक्लियोफाइल। फर्दर अगर हम देखें सेकंड स्टेप जो इसमें होता है हाइड्रोलिसिस होता है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स एल्डिहाइड। तो इस मैकेनिज्म में पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, वो फिनोक्साइड आयन जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है उस पर अटैक करता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होने से हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, देखें राइमर-टाइमान रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है वो पहले अटैक हो रहा है, अटैक ऑफ सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, उसका अटैक होता है फिनोक्साइड न्यूक्लियोफाइल पर अटैक होता है। और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है बेंजल क्लोराइड, उस बेंजल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। तो स्टेप टू स्टेप देखेंगे। तो पहले इसका मतलब हमें यह देखना होगा कि इसमें ये डाइक्लोरोकार्बिन, सिंगलेट कार्बिन जो बना है ये कैसे बना है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जनरेशन कैसे हुआ है, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना। सेकेंडली जो हमको यहां पर चीज देखनी होगी कि ये फिनोक्साइड न्यूक्लियोफाइल कैसे वर्क कर रहा है और इसकी किस जगह पे अटैक होगा।
थर्ड हम देखेंगे कि हाइड्रोलिसिस क्यों हो रहा है बेंजिल क्लोराइड का, क्या कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर हाइड्रोलिसिस होता है, और फिर उसकी एसिडिफिकेशन से एल्डिहाइड कैसे बनता है। तो पहला अगर पॉइंट हम देखें तो पहला पॉइंट होता है जनरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन act as electrophile through 1,1 elimination. 1,1 elimination mechanism. 1,1 elimination mechanism जो डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल को बनाना है वो आपको 1,1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म से बनाना है। ये कैसे बनेगा, तो इसके अंदर हमारे पास जो हमने रिएजेंट लिया है वो क्लोरोफॉर्म लिया है। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और क्लोरोफॉर्म में कार्बन के ऊपर -I इफेक्ट वाले क्लोरीन 3 क्लोरीन अटैच है, जिससे ये हाइड्रोजन जो होता है इजीली निकल सकता है, यानी कि इसकी एक एसिडिक नेचर बन गई।